मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, संसद हैं। पूर्व की कक्षा में हमने संसद के ही एक सदन, जिसको कि उच्च सदन कहते हैं, वैसे मैंने पूर्व में बताया आपको कि हमारे संविधान में उच्च सदन या निम्न सदन जैसा कोई शब्द उपयोग में नहीं लिया गया है, परंतु आप कह सकते हो सामान्य तौर पर राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन से संबोधित किया जाता रहा है या किया जाता है। तो पूर्व की कक्षा में हमने राज्यसभा के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी विशेष शक्तियों के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा की, उसको पढ़ा। आज की कक्षा में हम संसद के दूसरे सदन लोकसभा की शक्तियों और कार्य के बारे में बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि लोकसभा भारतीय संसद के जो दोनों सदन हैं उसमें एक लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है। यानी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है बच्चों, पहली बात तो यह। और दूसरा, इसके लोकप्रिय होने का एक जो बड़ा कारण है वह यह है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। ऐसे में यह एक लोकप्रिय सदन बन जाता है। साथ ही बच्चों, संसदीय व्यवस्था का यह एक निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की जो अंतिम शक्ति है वो हमेशा ही लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ जो सदस्य आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर आते हैं। ऐसे में कानून निर्माण और प्रशासन पर भी उनका ही नियंत्रण रहे तो ही संसदीय व्यवस्था का सफल संचालन संभव हो सकता है। और यही कारण है कि लोकप्रिय सदन को ये दोनों कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की शक्तियाँ प्राप्त रहती है। आप कह सकते हो अंतिम शक्ति इस सदन के पास रहती है। हमारे संविधान ने भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की है, या आप कह सकते हो अधिक शक्तिशाली बनाया है। उसकी शक्तियाँ और उसके कार्य राज्यसभा की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया बच्चों आपको कि संसद का निर्माण, यानी आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आए कि भारतीय संसद, तो उसमें आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। और हमने राष्ट्रपति भी पढ़ा है बच्चों और राज्यसभा भी पढ़ लिया है। और आज जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही ये अनुभव हो जाएगा कि इस संसद में कौन सा घटक या कौन सा सदन है जो अति महत्वपूर्ण है, या आप कह सकते हो जो वास्तव में, जो वास्तविक रूप में कार्य कर रहा है, यानी जिसको वास्तव में हमारे संविधान में शक्तियाँ प्रदान की है। तो अब हम आते हैं लोकसभा की उन शक्तियों और कार्यों पर बच्चों, जो कि एक लोकप्रिय सदन होने के नाते इसके द्वारा किए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी विधायी शक्ति के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर। भारतीय संविधान ने लोकसभा को, या भारतीय संसद को आप कह सकते हो, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के
विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की है। हालांकि हमने पूर्व में देखा बच्चों कि अवित्तीय विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, परंतु मैंने पूर्व में यह भी कहा है कि व्यवहार में या सामान्यतया देखा गया है कि अधिकांश विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, या आप कह सकते हो प्रस्तावित किए जाते हैं। राज्यसभा में कम प्रस्तावित किए जाते हैं। पर फिर भी यदि वहाँ पर भी होता है और उसके बाद देखा जाए कि किसी भी सदन में प्रस्तावित कर लिया जाए, परंतु जब दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून बन जाता है। परंतु यहाँ पर यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाए या विवाद उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति को हमारा संविधान ये अधिकार देता है बच्चों कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उस विवाद या मतभेद को सुलझाने के लिए, या आप कह सकते हो समाधान करने के लिए, संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। और इस संयुक्त बैठक में चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दुगनी होती है। अब ने पूर्व में दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या डिस्कस की थी बच्चों, और आपने भी देखा होगा कि राज्यसभा की सदस्य संख्या से लोकसभा की सदस्य संख्या लगभग दुगनी है। तो ऐसे में संयुक्त बैठक में भी संख्या दुगनी होने के कारण, या आप कह सकते हो दुगनी से भी अधिक होने के कारण, सामान्यतः इस बैठक में जो विधेयक का पारित होना है वह लोकसभा की इच्छा अनुसार ही पारित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण के संबंध में, या आप कह सकते हो विधायी क्षेत्र में, जो अंतिम शक्ति है वह लोकसभा के पास ही है। और साधारण अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा की यदि बात करें तो वह 6 महीने तक उसको अपने पास रोक सकती है, इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से विधायी क्षेत्र में अंतिम शक्ति हम कह सकते हैं लोकसभा को प्राप्त है। अब हम आते हैं वित्तीय शक्तियों पर बच्चों, लोकसभा की वित्तीय शक्तियों पर। तो पूर्व की कक्षा में ही मैंने, जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे और उसकी वित्तीय शक्तियां डिस्कस कर रहे थे, तो बताया था कि अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्तीय विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अब एक बार पुनः सुने कौन से आर्टिकल के तहत यह प्रावधान है हमारे संविधान में। आर्टिकल 109 के तहत वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसको कि राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए डिस्कशन के लिए रख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को वह वित्त विधेयक लौटाना होगा। राज्यसभा द्वारा इस वित्त विधेयक में संशोधन के सुझाव दिए जा सकते हैं अपनी तरफ से, परंतु यह लोकसभा पर निर्भर करता है बच्चों कि वह उन संशोधनों को, उन परिवर्तनों को स्वीकारे या न स्वीकारे। इस प्रकार से यदि 14 दिन के बाद भी राज्यसभा वित्त विधेयक को सिफारिश सहित या सिफारिश के बिना लोकसभा को नहीं लौटाती है, तो निश्चित तिथि के बाद इस वित्त विधेयक को, यानी आफ्टर 14 डेज, इसको दोनों सदनों में पारित मान लिया जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि वित्तीय क्षेत्र में भी लोकसभा को अनन्य शक्तियाँ प्राप्त, कह सकते हो, प्राप्त है। हम देखते हैं वार्षिक बजट, अनुदान संबंधी मांगें भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है, और
समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार भी लोकसभा को ही प्राप्त है। तो वित्तीय क्षेत्र में तो लोकसभा अति महत्वपूर्ण शक्तियाँ धारण करती है, या आप कह सकते हो रखती है। अब तीसरी शक्ति की बात करें, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की बच्चों, तो हमारे यहाँ पर जैसा कि हमने देखा है संसदात्मक शासन व्यवस्था है बच्चों, और इसके अनुसार संघीय कार्यपालिका यानी जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी इसका मायना क्या हुआ बच्चों कि मंत्रिमंडल केवल उस समय तक ही अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो ऐसे में संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, यानी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रख सकती है। वो कैसे बच्चों कि संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में और सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी आप कह सकते हो नियंत्रण के जो तरीके हैं, वो प्रकार है, वो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे नियंत्रण रखेंगे कार्यपालिका पर संसद। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके, या किसी भी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार न सहमत हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, या अपने नियंत्रण की जो रुचि है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही वह काम रोक को प्रस्ताव पास करके सरकारी नीतियों की गलतियों को भी प्रकाश में ला सकती है, और अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके या पारित करके कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल को पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है हमारे लोकसभा को। अब हम आते हैं संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति जो लोकसभा को प्राप्त है बच्चों, उस पर। तो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस संदर्भ में या इस संबंध में दोनों सदनों को हमारे संविधान ने समान शक्तियाँ प्राप्त की है, प्रदान की है। दोनों सदनों में प्रस्तावित किए जाने और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा कोई भी संशोधन विधेयक बच्चों जब संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत या उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित कर दे, तभी वह संवैधानिक संशोधन माना जाएगा या मान्य होगा। हालांकि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि संविधान के अधिकांश संशोधनों में अकेली संघीय संसद के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। केवल कुछ ही प्रावधानों में संशोधन के लिए भारतीय संघों के आधे से राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक रखी गई है आर्टिकल 368 के तहत, जिसके तहत भारत की संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगी कि संविधान संशोधन संबंधी शक्ति दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही समान रूप से प्राप्त है। अब हम आते हैं निर्वाचक मंडल के रूप में जो लोकसभा को कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त है उस पर बच्चों। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों के साथ मिलकर एक तो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, और आर्टिकल 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती हैं। साथ ही लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन किया जाता है और उन्हें हटाया भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं उसके विविध कार्यों की, जो लोकसभा विविध कार्य करती है इन महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा। तो वो विविध कार्य क्या है बच्चों कि जैसे लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। दूसरा,
कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव पर अनुमोदन देने का काम भी लोकसभा करती है, यानी उस प्रस्ताव को पास होने के लिए लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। तीसरा कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भी महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। और इससे अगला कि राष्ट्रपति द्वारा जब संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक होता है, ऐसे में यदि 1 महीने के भीतर संकट काल की घोषणा संसद के द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है, लोकसभा आप कह सकते हो मुख्य रूप से यहाँ पर फिर वहाँ स्वीकृत नहीं हुई है, तो यह घोषणा 1 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। तो एक यह विविध कार्य लोकसभा और करती है बच्चों। और साथ ही जो राष्ट्रपति सर्व क्षमा देना चाहता है, यदि देना चाहे तो उस पर भी संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। अब यहाँ पर संसद की स्वीकृति से मतलब सामान्य तौर रूप में यह लिया जाता है लोकसभा से एक स्वीकृति, क्योंकि पूर्व में ही हमने पढ़ा कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग दुगनी से अधिक है। इस प्रकार से बच्चों उपरोक्त प्रक्रिया से उपरोक्त शक्तियों को बाद उन शक्तियों को पढ़ने के बाद हम यह देख सकते हैं बच्चों कि जो लोकसभा है वह कितनी शक्तिशाली है और संसद के एक महत्वपूर्ण, लोकप्रिय और शक्तिशाली सदन के रूप में काम करती है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह सदन प्रत्यक्ष रूप से जनता का एक प्रतिनिधि सदन है और यही इसके महत्व, इसकी शक्तियों और उसके प्रभाव में बढ़ोतरी का एक अहम कारण भी बनता है। तो थैंक यू बच्चों। आज की कक्षा में हमने लोकसभा की महत्वपूर्ण शक्तियों पर चर्चा की। अब आगे की कक्षा में ही हम इसको कंटिन्यू करते हुए दोनों सदनों के संबंधों, लोकसभा की जो उपयोगिता है उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।